Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver lecture number 1, Set Theory, chapter number 3, Relations. And today I'm going to discuss ordered pairs and Cartesian product. स्टूडेंट सेट थ्योरी पर बात करते हैं। सेट थ्योरी का हम बेसिकली रिलेशंस वाला चैप्टर डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो रिलेशंस को पहले समझने से पहले आपको जो दो चीज़ें पता होनी चाहिए आज वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि आपको ऑर्डर्ड पेयर पता होने चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं। फर्दरमोर आपको प्रोडक्ट सेट्स पता होने चाहिए कि वो क्या हैं। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, या आप सबने सुना भी होगा। ऑर्डर पेयर बेसिकली आपके पास क्या होते हैं कि जब कभी भी आप एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी, ठीक है, और मतलब मैंने ये दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, इनको मैंने अगर स्मॉल ब्रैकेट्स में बंद कर दिया तो ये बेसिकली आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखे होते हैं। ये मैं आगे आपको जब एक्सप्लेन करती हूँ प्रोडक्ट, तो फिर मैं प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये आप याद रखें कि ऑर्डर्ड पेयर बेसिकली अरेंजमेंट्स ऑफ सेट्स होती है, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स होती है इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। और ये फिर आगे नॉमिनेट करेंगे कि ए कौन से सेट से होता है। पहले सेट से ए होता है, दूसरे सेट से आपके पास बी होता है। अच्छा, यहाँ पर बेशक आप लिख दें ए इज़ द एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड बी इज द एलिमेंट फ्रॉम द सेकंड सेट, और ये इसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं ऑर्डर पेयर का, और इसको हम सेकंड एलिमेंट कहते हैं। मतलब ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, और ये आपके पास क्या है, सेकंड एलिमेंट है, ठीक है। अब एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट जो है वो डिस्कस करते जाते हैं यहाँ पर कि आपके पास बेसिकली जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, ठीक है, व्हेन टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अगर ए और बी आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है और एक ऑर्डर्ड पेयर आपके पास सी और डी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है कि ए अगर आपका किसके इक्वल आ जाए, सी के इक्वल आ जाए, और इसी तरीके से आपका बी किसके इक्वल आ जाए, डी के इक्वल आ जाए। मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर और दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट सेट को डिफाइन करें तो वो आपके पास क्या होता है, मैं दो सेट्स के लिए डिफाइन करने लगी हूँ, फिर आप इसको एक्सटेंड कर सकेंगे आगे 3 सेट्स के लिए, 4 सेट्स के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट सेट्स भी कहते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, के आपके पास दो सेट्स हैं। द प्रोडक्ट सेट ऑफ ए एंड बी रिटन एज ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी लिखा जाता है, उसको पढ़ा भी ए क्रॉस बी जाता है। वो बेसिकली है क्या, इस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, तमाम ऑर्डर पेयर्स का सेट सच दैट ए से बिलोंग करे और बी बी से बिलोंग करे। मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करे, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करे। इसको हम कहते हैं बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और मैथमेटिकली इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, मैथमेटिकली आप इसको यहाँ पर बेसिकली बी आएगा, वो किस तरीके से लिखेंगे, ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से एंड बी बिलोंग्स टू बी, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करे। इसको आप कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर या कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम एग्जांपल देखें कि आप ऑर्डर्ड सेट की एग्जांपल किस तरीके से, मतलब जो मैंने कहा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो वो किस तरीके से आप निकालेंगे, बेसिकली ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, वो ज़रा देखते हैं। तो इसके लिए ना आप ट्री डायग्राम बनाते हैं, और ट्री डायग्राम आपकी किस तरीके से बनेगी वो ज़रा गौर कर लेना आपने, बहुत आसान हो जाएगा। फिर ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, और ओरिजिनेटिंग पॉइंट देख लें आपका ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो इसके ओरिजिन से दो लाइंस निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, एक के सामने 1 आ जाएगा और एक के सामने 2। अगर ये बी क्रॉस ए होता तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी 3 लाइंस निकलती, क्योंकि ए बी सी 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये बात आपने गौर करनी है कि ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है।
ठीक है। अब फर्दर मोर आप क्या करेंगे कि आपने ए को अटैच करना है बी के साथ। ए के एलिमेंट्स लिखे गए, बी के एलिमेंट्स में कितने बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो हर एक्सटेंशन आपने 3 की देनी है। हर एलिमेंट को आपने कितने के साथ अटैच करना है? 3 के साथ अटैच करना है, और तीनों के साथ आपने बी के एलिमेंट्स डाल देने, ए बी सी। अब जब मैंने इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखना है तो इसका ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि 1 अटैच हो रहा है किसके साथ। मतलब अब मैं बेसिकली क्या फाइंड आउट करना चाह रही हूँ? अब मैं फाइंड आउट करना चाह रही हूँ ए क्रॉस बी, मतलब प्रोडक्ट सेट मैं मालूम करना चाह रही हूँ, वो क्या बनेगा वो ज़रा गौर करिएगा। 1 अटैच हो रहा है किसके साथ? ए के साथ, तो पहला एलिमेंट आपका हो जाएगा 1A। फिर 1 किसके साथ अटैच हो रहा है? बी के साथ, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 1B। तीसरा एलिमेंट 1C हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट 2 किसके साथ अटैच हो रहा है? ए के साथ। फिर 2 किसके साथ अटैच हो रहा है? कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, चलें यहाँ इसको आगे कर लेते हैं। 2 अटैच हो रहा है बी के साथ। फिर 2 किसके साथ अटैच हो रहा है? सी के साथ। अब देखें, ये मैंने एक सेट लिखा है, ठीक है, और उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े हैं। तो इस चीज़ को अब आप क्या कहेंगे? इसको आप कहते हैं प्रोडक्ट सेट। क्या होता है ये? आपके पास प्रोडक्ट सेट होता है, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पर वेरीफाई करनी है। मैंने बेसिकली ए क्रॉस बी निकाला है। अब मैं बेसिकली क्या निकालना चाह रही हूँ? अब मैं आपके सामने बी क्रॉस ए निकालूंगी। क्या निकालूंगी? बी क्रॉस ए। बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो कितनी एरोज निकलेंगे जी? इसके 3 निकलेंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। अब बी पहले और बाद में ए है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो हर एलिमेंट को हम लोगों ने 2 एक्सटेंशन देनी है, और एक्सटेंशन अब किसकी आएंगी? 1 2 की, 1 2 की, 1 2 की। यहाँ पर अब आप देखें, अब की बार आपने क्या मालूम किया? बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए फाइंड आउट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? 1 अटैच और ए अटैच हो रहा है किसके साथ? 1 के साथ। फिर ए अटैच हो रहा है 2 के साथ। फिर बी अटैच हो रहा है 1 के साथ। फिर बी अटैच हो रहा है किसके साथ? 2 के साथ। सिमिलरली सी 1 के साथ एंड सी 2 के साथ। तो ये आपके पास आ गया बी क्रॉस ए। ये भी आपके पास प्रोडक्ट सेट या कार्टेशियन सेट है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली जिसको कहते हैं। लेकिन इनको अगर हम गौर करें तो हमारे पास एक चीज़ हमें वाज़ेह तौर पर समझ ये आ रही है कि आपके पास जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ये 1A है और ये A1 है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने एक नोट लिख लेना है। नोट क्या है आपके पास कि आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसमें ए क्रॉस बी कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो पता होना चाहिए वो कार्डिनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेट्स है कि प्रोडक्ट सेट की कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली कार्डिनैलिटी होती है। तो प्रोडक्ट सेट में कार्डिनैलिटी आप किस तरीके से मालूम करते हैं? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल कोट करने लगी हूँ। आपके पास वही एग्जांपल ले लेते हैं। ए में आपके पास 1 और 2 है, और बी आपके पास बेसिकली क्या है? बी आपके पास ए बी और सी है। अगर आपने कार्डिनैलिटी निकालनी है किसकी? ए क्रॉस बी की, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगी? वो इन दोनों की कार्डिनैलिटीज़ का प्रोडक्ट होगी। मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ ए डॉट कार्डिनैलिटी ऑफ बी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए आपके पास क्या है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए मतलब ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 हैं, और बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। तो कार्डिनैलिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये ज़्यादा सेट्स होते तो आप इसी तरीके से उसको मल्टीप्लाई कर लेते। फॉर एग्जांपल अगर इधर एक सी सेट बी मैं दे दूं जिसके एलिमेंट्स कितने हैं, जिसमें सिंगलटन 1 0 पड़ा हुआ है, 1 और 0 पड़ा हुआ है,
तो फिर मैं क्या करूँगी, कार्डिनैलिटी ऑफ जो मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगी वो बेसिकली क्या होगी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए डॉट कार्डिनैलिटी ऑफ बी डॉट कार्डिनैलिटी ऑफ सी। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, ऑर्डर सेट एंड प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर और प्रोडक्ट सेट्स या कार्टेशियन प्रोडक्ट आज हमारा टॉपिक था। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चंस आपके पास क्या है ज़रा वो देखें। कहता है A1 2 है, B ये है, C ये है, A क्रॉस B क्रॉस C आपने मालूम करना है। बहुत आसान है। आप उसी तरीके से क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले तो मालूम करेंगे ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम आपने A से शुरू करना है। तो A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इसको खूबसूरत सा करके आप खुद बना सकते हैं, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद आपने बी की तरफ जाना है, तो मतलब हर एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स ओरिजिनेट होने चाहिए, 3 एलिमेंट्स ओरिजिनेट होने चाहिए। वो ये देख लें कि यहाँ पर x, ये y और ये z। सिमिलरली यहाँ से कर लेते हैं x और एक यहाँ पर दे लेते हैं, ये x y z। अभी तक आपने A क्रॉस B किया। अभी थर्ड फॉर्म में आप लोगों ने क्या करना है, C भी करना है। तो C के कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो हर एलिमेंट्स ने फर्दर कितनी जनरेशन्स देनी है आपको, 2 जनरेशन्स देनी है। ये आपकी 2 जनरेट हो गई, ये 2 जनरेट हो गई, ये 2 जनरेट हो गई और ये 2 जनरेट। तो इनके साथ आपने क्या लिखना है, 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 एंड 3 4। अब क्या करना है हमने, अब हमने बेसिकली इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो आपके पास A क्रॉस B क्रॉस C बेसिकली किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा आपके पास इसके। सबसे पहला ज़रा देखिएगा, 1 x के साथ अटैच हुआ, x 3 के साथ अटैच हुआ। मीन्स पहला जो एलिमेंट आपका बनेगा वो ये बनेगा 1। चले मैं इसको यहाँ सामने लिखने लगी हूँ, मैं इसको इरेज करके यहाँ सामने लिखने लगी हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑर्डर पेयर किसके साथ आया है। इसका जो पेयर बनेगा 1x3, 1x3। जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 1x4, 1x4। उसके बाद इसका 1y3, 1y3। इसी तरीके से 1y4 हो जाएगा। इसका अगर लिखना चाहें यहाँ पर लिख लेते हैं, 1z3 हो जाएगा। और इसका लिखना चाहें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1z4 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर आप लिखेंगे तो वो 2x3 हो जाएगा, 2x3। सिमिलरली ये आपको क्या देगा, 2x4 दे देगा। ये आपको दे देगा 2y3 और ये 2y4 दे देगा। यहाँ से इसका बन जाएगा 2z3 और ये बन जाएगा 2z4। तो ये जो मैंने ब्लैक में लिखे हैं ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये ट्रिपलेट है। ऑर्डर ट्रिपल्स इसको कहते हैं क्योंकि ये 3 हो गए हैं। 2 तो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, 3 हो जो ऑर्डर ट्रिपल, और n हो तो n टपल्स कहते हैं। तो बेसिकली ये आपने A क्रॉस B क्रॉस C फाइंड आउट कर लिया है। अब आपसे ये पूछें कि कितने एलिमेंट्स होंगे टोटल, तो वो आपने यहाँ पर कार्डिनैलिटी अगर इसकी निकालनी हो तो n A क्रॉस B क्रॉस C वो बेसिकली किसकी इक्वल आएगी, कार्डिनैलिटी ऑफ A, कार्डिनैलिटी ऑफ B, कार्डिनैलिटी ऑफ C। कार्डिनैलिटी ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हैं जी, 2 हैं। B में कितने हैं, 3 हैं। C में कितने हैं, 2। तो टोटल मिला के आपके पास कितने ये बन गए, 12। काउंट करते हैं कि अगर ये 12 बने भी हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो वो कहता है फाइंड x एंड y गिवन दैट, ये आपको ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। बहुत सिंपल है, ऑर्डर्ड पेयर को उठा के यहाँ पर लिख लें। क्या है ऑर्डर्ड पेयर, अब मैंने आपको जब नोट लिखवाया था 2 ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होते हैं, जब x कंपोनेंट x के बराबर हो और y कंपोनेंट y, और आम अल्फाज में जब ये चीज़ इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो।
तो यहाँ से फिर आपके पास क्या निकलेगा, यहाँ से बेसिकली आपके पास जो बनेगी चीज़ वो क्या होगी, 2x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6/2, तो x क्या आ गया आपके पास 3। सिमिलरली आपके पास दूसरी क्या आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ चुकी है 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो y आपके पास क्या आ गया यहाँ पर -1। तो बेसिकली ये आपने वैल्यूज़ निकाली हैं कब, जब आपने दो ऑर्डर पेयर को इक्वल रखा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब x कंपोनेंट x के इक्वल हो और y कंपोनेंट y के इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहा है a आपके पास ये है, b ये है और c आपके पास ये है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, इसका मतलब है आपने a क्रॉस b की फैक्टर ट्री बनानी है, a क्रॉस b निकालना है और a क्रॉस c निकालना है। आपने उसको फैक्टर ट्री जो ट्री डायग्राम होती है उसके मुताबिक निकालना है। मैं आपको डायरेक्टली निकाल के दिखा रही हूँ। क्या आएगा a क्रॉस b, ठीक है, आपने फैक्टर ट्री के मुताबिक निकालना है। 1a 1b 1c, फिर 2a 2b 2c, ये आपने निकाल लिया a क्रॉस b और ये वाला, और आपको क्या चाहिए a क्रॉस c चाहिए, वो निकाल लें। a क्रॉस c आपके पास क्या निकलेगा 1c 1d 2c 2d, ये आपने निकाल लिया। अब आपने एज अ होल फाइंड आउट करना है क्या, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। इंटरसेक्शन में आपको मालूम है कि वो चीज़ आती है जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन देखें 1c मौजूद है, और क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है 2c दोनों में मौजूद है, इसके अलावा कोई और चीज़ कॉमन नहीं है। तो इनके इंटरसेक्शन में 1c और 2c आ जाएगी। और इसी का अगर हम क्या करें, सेकंड पार्ट की तरफ मूव करें इसी क्वेश्चन के, तो वो आपको कहता है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c मालूम करना है। तो इसके लिए पहले आपको b इंटरसेक्शन c मालूम करना पड़ेगा। आप पहले b इंटरसेक्शन c मालूम कर लें। वो क्या है, b और c में क्या चीज़ कॉमन है, b और c में आपके पास सिर्फ और सिर्फ c कॉमन है। क्या कॉमन है, c कॉमन है, आप वो निकाल लें। दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू c। अब आपने निकालना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1 2 क्रॉस और इसकी वैल्यू c, और इसकी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो 1c आएगा और 2c आएगा। यहाँ से अगर हम गौर करें तो हमारे पास दोनों आंसर्स क्या आ गए, इक्वल। तो यहाँ से हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। वो आइडेंटिटी क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, वो किसके इक्वल आ सकती है, वो किसके इक्वल आएगी, बेसिकली वो आएगी a क्रॉस b इंटरसेक्शन c के। यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। वही आइडेंटिटी जो प्रीवियसली मैथमेटिकली फॉर्म में हम लोगों ने की है, अब हम उसको इस तरीके से करने लगे हैं। अगर आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें तो लेफ़्ट हैंड साइड बेसिकली आपके पास क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। ये मैंने लेफ़्ट हैंड साइड उठा ली है। अब लेफ़्ट हैंड साइड को उठाने के बाद ज़रा गौर करें कि इसको मैं मैथमेटिकली या नेमली क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरीके से लिखती हूँ। वो होता है कि यहाँ से एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर होता है सच दैट कि आपका ये जो एक्स वाई है ये बिलोंग करेगा किससे, a क्रॉस b से, और इस इंटरसेक्शन को चेंज करूँगी किस में,
एंड से, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी से भी। ठीक है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है तो उसका मतलब है वो ए क्रॉस बी में भी है, वो ए क्रॉस सी में भी है। फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं जी। फर्दर ये क्या कहता है कि इसका क्या मतलब होगा, वो कहता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरह एक्स वाई सच दैट, अगर एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर ए और बी में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है एक्स किस में है, ए में, और आपके पास वाई किस में है, बी में। क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर को समझाते वक्त मैंने आपको बताया है कि पहला एलिमेंट पहले में होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये एंड एज इट इज रहेगा, और इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है किससे, c से। अब ज़रा यहाँ पर देखिएगा, काबिले गौर बात यह है कि y जो है वो b में भी है, y जो है वो c में भी है। इसका मतलब है मैं इसको कंबाइन करके अगर लिखूं तो x ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, x बिलोंग्स टू a इधर भी है, x बिलोंग्स टू a इधर भी है, x बिलोंग्स टू a, साथ में मैं एंड लिख दूं। ठीक है, क्या लिख सकती हूँ, या आप चलें इसको छोड़ें, इस तरीके से लिख लें, y बिलोंग्स टू व्हाट, b, और इसको मैंने एक दफ़ा लिखा है x बिलोंग्स टू a को, कॉमा y बिलोंग्स टू b, इस एंड को मैंने किस में चेंज कर दिया, इंटरसेक्शन में, और y बिलोंग्स टू c। ठीक हो गई बात। अब अगर मैं गौर करूं तो पहला एलिमेंट किससे है, a से है, और दूसरा एलिमेंट y वो किससे है, b इंटरसेक्शन c से। तो इसका मतलब है ये बेसिकली मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये मेरे पास लिखा हुआ है पहला एलिमेंट जिसमें से है वो पहले नंबर पर, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है तो दरमियान में क्रॉस आएगा। दूसरा एलिमेंट किसका है, b इंटरसेक्शन c का, और यही चीज़ आपकी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी, जो कि आपने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास पहला लेक्चर। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।